अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट हमने डॉट प्रोडक्ट डिस्कस किया था। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में अक्सर रिपीट होने वाला टॉपिक है। और ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस यानी ओल्ड सिलेबस में भी ये टॉपिक था और न्यू बुक में भी ये टॉपिक सेम वैसे ही है। तो बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है? देखिए, इस जैसे डार्ट में हमने पढ़ा था, यहाँ पे भी उसके नाम से यानी क्लियर हो रहा है कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें यानी दो वेक्टर्स को जरब दें, मल्टीप्लाई करें, लेकिन किसकी मदद से? क्रॉस की मदद से। और हमें जो आंसर मिले उस मल्टीप्लिकेशन का, वो आंसर क्या आ जाए? वो आंसर अगर आ जाए वेक्टर क्वांटिटी, तो इस तरह के प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। यानी इफ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स by cross and then we get a vector quantity, then this type of product is called vector product or cross product। ठीक हो गया? यानी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स ए और बी हैं, हमने उनको क्या किया जी? मल्टीप्लाई किया, लेकिन किसकी मदद से? क्रॉस की मदद से। और उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो अब जरा इसका देखिए, इसका फार्मूला क्या होगा? इसको आपने ओपन कैसे करना है? हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, हमने उनको क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। ओपन कैसे करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, क्रॉस खत्म हो जाएगा, उससे का क्या आ जाएगा? साइन थीटा। और यहाँ पे इसके साथ एक एन वेक्टर आएगा जिसे कहेंगे एन यूनिट वेक्टर। ये एन वेक्टर क्या चीज है, इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। अभी आप इतना समझे कि इसको हमने ओपन कैसे करना है कि अगर दो वेक्टर्स दिए जाएं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करने का आपको कहा जाए, आपने क्या करना है जी? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, क्रॉस खत्म हो जाएगा, साइन फंक्शन आ जाएगा और उसके साथ एक एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये इसका तरीका है ओपन करने का। अब बेटा यहाँ पे जो एन है ये क्या है? ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर बेटा ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो। यानी ये होता वेक्टर है लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड कितना होती है? 1, यानी यूनिटी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होती है, ये हमें बताता है, एक्चुअली ये है कि कोई भी सरफेस है, ये उस सरफेस का हमें नॉर्मल बताता है। यानी उस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल कहां पे बन रहा है, परपेंडिकुलर एंगल कहां पे बन रहा है, ये एन यूनिट वेक्टर हमें उस नॉर्मल की, उस 90 डिग्री की डायरेक्शन बताता है। यानी क्या चीज है? ये एन एक यूनिट वेक्टर है, इसके ऊपर ये जो हैट है ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है। ये हमें बताता क्या है? ये एक तो हमें इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, दूसरा ये हमें किसी भी सरफेस का, किसी भी प्लेन का नॉर्मल बताता है। जैसे लेट्स सपोज ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, इसके ऊपर 90 डिग्री की डायरेक्शन कहां पे बनेगी, ये हमें एन यूनिट वेक्टर बताएगा। जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास ये बन रही है 90 डिग्री की डायरेक्शन, तो ये एन हमें ये बताएगा जी यहाँ पे 90 बन रहा है। जैसे लेट्स सपोज ये मेरा हाथ एक प्लेन है, इसके ऊपर 90 की डायरेक्शन बनेगी अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो ये एन यूनिट वेक्टर हमें 90 की डायरेक्शन यहाँ पे बताएगा। इसको हम मजीद बेटा आगे जाके डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। अभी आप इसको सिर्फ इतना समझे कि यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, ये हमें किसी भी प्लेन की नॉर्मल पे डायरेक्शन बताएगा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, उसके बाद बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जाम्पल्स क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट की सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल बेटा टार्क। टार्क टार्क हमने ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा शायद मैट्रिक के अंदर, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स आप इसको कहते थे। टार्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर, या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर और फोर्स। तो यानी आर क्रॉस एफ, आर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है और यानी वेक्टर कह लें, या इसको आप फिलहाल डिस्प्लेसमेंट समझ लें, या इसको आप मूवमेंट आर्म भी कह सकते हैं। और एफ यहाँ पे फोर्स, यानी कि जब आर को एफ के साथ क्रॉस की मदद से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो क्वांटिटी हमें मिलती है उसको क्या कहते हैं? उसको टार्क कहते हैं। अब टार्क इसकी एग्जांपल क्यों है? देखें, आर जो है पोजीशन वेक्टर, ये भी वेक्टर है, फोर्स जो है ये भी वेक्टर है, उसका जो जवाब आ रहा है टार्क, टार्क इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, उसका जो आंसर है वो भी क्या आ गया? वो भी वेक्टर आ गया। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम क्या नाम दे रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट का। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स। ये फार्मूला है बेटा मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज, ये किसी चार्ज क्यू के ऊपर लगने वाली फोर्स का फार्मूला है। यहाँ पे क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी है उस चार्ज की जिस स्पीड से वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और बी यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। यानी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, इसका जो जवाब आता है वो फोर्स है। यानी देखिए दो वेक्टर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड,
क्रॉस की मदद से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो आंसर आ रहा है वो आंसर क्या है, वो फोर्स है, और फोर्स भी क्या है, वो भी वेक्टर है। इसका मतलब दो वेक्टर्स का रिजल्ट क्या आ गया, वेक्टर आ गया। तो ये भी फिर क्या है, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है। यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बेटा आगे चलते हैं। अब राइट हैंड रूल, या जो ऊपर हमने एक बात की थी इस एन के बारे में, कि जो हमने एन यूनिट वेक्टर की बात की थी, हमने कहा था ये हमें नॉर्मल की डायरेक्शन बताता है। अब देखें इस एन की डायरेक्शन, या क्योंकि ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है वो भी हमने क्या कहा है कि वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है और वो डायरेक्शन ये एन ही बताएगा। यानी अब हमने इस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड करनी है, या ये भी कह सकते हैं इस एन की डायरेक्शन फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए बेटा जो रूल इस्तेमाल होता है उस रूल को कहते हैं राइट हैंड रूल। ये शॉर्ट एमसीक्यूज के लिए भी याद रखिएगा कि राइट हैंड रूल कहां पे यूज होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में एन की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। या ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है अक्सर कि स्टेट राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या है वो भी आपने याद रखना है। अब राइट हैंड रूल क्या, देखें हमने कहा कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, लेट्स सपोज ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ठीक हो गया। ये जैसे पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर, ये दो वेक्टर्स हैं। अब ये दोनों वेक्टर्स को सबसे पहले आपने क्या किया, दोनों की टेल्स को मिला लिया, ज्वाइन कर लिया। अब आपने एन की डायरेक्शन फाइंड कैसे करनी है, आपने अपनी मर्जी से दोनों में से किसी एक वेक्टर को पहला मान लेना है, किसी एक को दूसरा मान लेना है। लेट्स सपोज जी मैं इसको पहला मान लेता हूं, इसको दूसरा मान लेता हूं, ठीक हो गया। और ये भी आपको पता चल जाएगा कि पहला कौन सा दूसरा कौन सा। जो पहले लिखा होगा वो पहला है, जो बाद में लिखा होगा वो दूसरा है। अब यहाँ पे ए पहला है और बी दूसरा है, ठीक हो गया। दोनों की टेल्स को मिला लिया। अब क्या करना है, डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है। अब दोनों की टेल्स को मिला लिया, जो आपने पहला वेक्टर माना है उसको आपने रोटेट करना है सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में। जो पहला वेक्टर आपने माना है उसको आपने लेके जाना है उठा के दूसरे की डायरेक्शन में, दूसरे को नहीं छेड़ना। यानी कैसे, इसको उठा के समझो ऐसे लेके इसकी तरफ चले जाएंगे, ठीक हो गया। अब जिस डायरेक्शन में पहला वेक्टर जा रहा है अपना राइट हैंड लेना है, अपनी फिंगर्स को भी उसी डायरेक्शन में कर्ल करना है, रोटेट करना है, और आपका जो थंब है उसको आपने बेटा सीधा कर लेना है। तो पहला वेक्टर आपने रोटेट किया दूसरे की डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर लिया। आपका थंब जो होगा, जो अंगूठा होगा, ये आपको बेटा डायरेक्शन बता देगा किसकी, एन यूनिट वेक्टर की। और यही डायरेक्शन किसकी होगी, ए क्रॉस बी की। समझ आती है बात बेटा, यहां तक ठीक हो गया कि आपने पहले वेक्टर को दूसरे पर रोटेट करना है, उसी डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर लेना है। आपका थंब जो होगा वो आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बता देगा, और वो डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी इस एन की, ठीक हो गया। देखिए जैसे हमने यहाँ पे किया है, ए पहला वेक्टर था, बी दूसरा वेक्टर था, हमने ए को रोटेट कर लिया बी की तरफ, उसी डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर लिया। थंब हमें लेके जा रहा है आउटवर्ड, बाहर की तरफ। अब यहाँ पे बेटा हम लाइन ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि ये स्पेस है। इसी लाइन को समझने के लिए हम कहां पे ड्रा कर रहे हैं, ऊपर की तरफ, यानी ये है अपवर्ड ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। और यही डायरेक्शन हमें कौन बता रहा है, ये एन बता रहा है। यानी ए क्रॉस बी का बेटा सिंपली मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी का सिंपल मतलब ये है कि आपने एक वेक्टर को दूसरे के ऊपर क्या किया है, रोटेट किया है। यही इसका फिजिकल मीनिंग है, ठीक हो गया। अगर आप लेट्स सपोज ऐसे करते, आप बी को पहला वेक्टर मान लेते, ए को दूसरा मान लेते, यानी आप लिखते बी क्रॉस ए। अब इसकी डायरेक्शन कहां पे होनी थी, क्या इसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ ही जाएगी, नहीं। देखें अब आपने बी को पहला वेक्टर मान लिया है, तो अब आपने बी को बेटा पहला मान लिया और ए को आपने दूसरा वेक्टर मान लिया। अब क्या करेंगे, अब बी को रोटेट करें ए के ऊपर, यानी अब बी आएगा ए के ऊपर, यानी अब आपका राइट हैंड इस तरह नहीं लगेगा बल्कि इस तरह लगेगा। अब बी आ रहा है ए के ऊपर, थंब अब आपको कहां पे लेके जा रहा है, अंदर की तरफ, इनवर्ड। अब अंदर की तरफ हम लाइन पीछे की तरफ ड्रा नहीं कर सकते, उसी लाइन को हम बेटा समझने के लिए फिर कहां पे ड्रा कर देते हैं, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। और यहाँ पे यही बता रही है कि एन की डायरेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ है। और एक और चीज भी देखेंगे, इस प्रोडक्ट के अंदर साइन फंक्शन क्यों आया, कोस क्यों नहीं आया। साइन भी बेटा इसी वजह से आया क्योंकि इसकी जो हमें डायरेक्शन मिलती है वो वर्टिकल कंपोनेंट में मिली है, यानी कि यहाँ तो प्लस वाई एक्सिस वाली लाइन पे या माइनस एक्स एक्सिस वाली लाइन पे। इसलिए हमें पता है वाई के ऊपर साइन फंक्शन होता है, इसीलिए इस प्रोडक्ट के अंदर साइन थीटा आया है। तो जब अगर आप बी क्रॉस ए लेंगे तो एन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या आप मानते हैं, नेगेटिव। जब आप ए क्रॉस बी लेंगे डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और यहाँ पे एन क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक हो गया।
तो ये बात आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगी कि आपने एन की डायरेक्शन जो है इस प्रोडक्ट के अंदर कैसे फाइंड करनी है। ठीक होगा, यही बात यहाँ लिखी हुई है कि जॉइन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स, रोटेट फर्स्ट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, कर्ल द फिंगर्स, जिस डायरेक्शन में रोटेशन ले रहे हैं उसी डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करें, रोटेट करें, द थंब विल पॉइंटेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, और थंब आपको क्या बता देगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बता देगा। तो यहां तक बेटा क्लियर हो गया। तो फिर आगे चलते हैं। अब बेटा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में भी 3 4 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, यहाँ पे भी इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब पहली प्रॉपर्टी है बेटा नॉन कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, जबकि डॉट प्रोडक्ट जब हमने पढ़ा था तो डॉट प्रोडक्ट बेटा क्या था, कम्यूटेटिव था। तो नॉन कम्यूटेटिव का देखिए क्या मतलब है, जब आप ए क्रॉस बी लेंगे तो ए बी साइन ऑफ थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर। लेकिन अभी हमने बात की जब आप बी क्रॉस लेंगे ए, तो आपके पास जवाब के साथ इस एन, क्योंकि एन की डायरेक्शन माइनस हो जाएगी तो जवाब में क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, आप फिर ये तो नहीं कह सकते ना कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन ना ए क्रॉस बी का जवाब प्लस में आ रहा है, बी क्रॉस ए का जवाब माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, बल्कि क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं है, बल्कि दोनों का जवाब के अंदर एक डिफरेंस है, फर्क है। वो फर्क क्या है, माइनस का, यानी कि ए क्रॉस बी का जवाब प्लस में आ रहा है, बी क्रॉस ए का जवाब माइनस में आ रहा है। तो ये नॉन कम्यूटेटिव है। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा दूसरी प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेंगे, क्या जवाब आएगा। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, परपेंडिकुलर के अंदर एंगल होता है 90, ए क्रॉस बी ओपन किया, थीटा की जगह क्या कर दें, 90 पुट कर दें। अब कोस जो साइन 90 होता है बेटा, साइन 90 की वैल्यू हमें कैलकुलेटर से भी मिल जाएगी। साइन 90 हमें वैल्यू देता है 1, तो यहाँ पे साइन 90 के 1 आ गया, एन यूनिट वेक्टर एलसी आ गया। अब ए बी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर जवाब क्या आ गया, ए बी एन यूनिट वेक्टर। यानी इसका जवाब क्या आ गया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एन यूनिट वेक्टर। और ये एन यूनिट वेक्टर ही इस प्रोडक्ट को क्या बना रहा है, वेक्टर क्वांटिटी बना रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा अगर दो वेक्टर्स आपके पास पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो पैरेलल के अंदर हमें पता है कि एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। यानी दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो सेम वैसे ए क्रॉस बी ओपन किया, थीटा की जगह 0 डिग्री पुट कर दें, और साइन 0, साइन फंक्शन 0 पे हमें क्या वैल्यू देता है, 0 ही देता है। यानी साइन 0 0 ही होता है। साइन 0 0, साइन 180 भी 0, साइन 360 भी 0। तो 1 साइन 0 की जगह 0 आ गया, ये 0 इस ए बी से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। इस 0 को इस n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 0 एक नंबर है, n एक वेक्टर है। तो जब भी वेक्टर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो जो जवाब आएगा वो जवाब बेटा क्या होगा, वो जवाब वेक्टर ही होगा। तो 0 जब इस n के साथ मल्टीप्लाई होगा जवाब 0 नहीं आएगा बल्कि नल वेक्टर। यानी ये नो डाउट ये है 0 ही, लेकिन इस 0 के पास कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। ये डायरेक्शन ये n यानी इस 0 को क्या बना रहा है, वेक्टर बना रहा है। तो ये इसका जो जवाब आएगा वो क्या होगा, वो नल वेक्टर होगा। नल वेक्टर क्या है, नल वेक्टर बेटा ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड तो 0 हो। जब हम कहते हैं ना नल है भी, ये बंदा नल है, इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 0 है, लेकिन इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन लाजमी होगी। वो डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होगी, यानी रैंडम होगी, यानी वो डायरेक्शन ही वो इसको क्या बनाएगी, वेक्टर बनाएगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। अक्सर एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि जब एंगल 0 हो तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जवाब क्या है, एक ऑप्शन में 0 दे देगा, एक में 1 दे देगा, एक में फिर नल भी दे देगा। तो आपने ऑप्शन को अच्छी तरह पढ़ के फिर सिलेक्ट करना भी, नल का ऑप्शन भी हो सकता है। तो नल अगर मौजूद है तो नल जो है वो फिर इसका सही जवाब होगा। अगर नल का ऑप्शन नहीं है फिर सारी बात है, फिर आप 0 लगा दें। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एंटी पैरेलल में बेटा सेम वैसी एंगल होता है 180। अब थीटा की जगह 180 पुट कर दें। अब साइन 180 जो होता है ये भी 0 ही होता है, साइन 180 पे भी 0 वैल्यू ही देगा। तो साइन 180 भी 0 हो गया, ये 0 पुट कर दिया। अब सेम आगे वही काम है, ए बी इसके साथ मल्टीप्लाई कर 0 हो गया, ये एन इस 0 के साथ अब फिर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये देखें ये नंबर है, स्केलर है, ये एन वेक्टर है। तो वेक्टर जब भी नंबर के साथ बेटा मल्टीप्लाई होगा तो जवाब क्या देगा, वेक्टर देगा, और जवाब फिर क्या आ जाएगा, नल वेक्टर। सेम नल वेक्टर, ये भी नल वेक्टर आ जाएगा। ठीक हो गया। और एंटी पैरेलल में एंगल हमें ऑलरेडी पता है कितना होता है, 180। दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। उसके बाद बेटा इसकी आखिरी प्रॉपर्टी है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा पैरेललोग्राम क्या चीज है। पैरेललोग्राम बेटा इस तरह की शक्ल को कहते हैं, ये जो शक्ल यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि यानी कि इसकी जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, जैसे एक रेक्टेंगल होती है उसी टाइप की होती है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का जो एरिया फाइंड करने का बेटा फार्मूला होता है, वो फार्मूला जो ट्राइंगल का है वही है, यानी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ये फार्मूला होता है कि एक पैरेललोग्राम का एरिया, इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब जरा प्रॉपर्टी की तरफ आए। कहता यह है कि आप अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम दे दी जाए और उसकी जो दो साइडें हो, उसकी जो दो साइडें हो यानी उसकी लेंथ और विड्थ जो हो वो कोई भी वेक्टर दे दिए जाए, यानी जैसे यहाँ पे इस पैरेललोग्राम के अंदर इसकी लेंथ जो है ए वेक्टर है, इसकी विड्थ जो है वो बी वेक्टर है। आपसे कहता है जी इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल दें। तो बड़ा सिंपल सा काम है, क्या करना है, आपने ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ले लेनी है, उसका जो जवाब आएगा वही क्या होगा, वही इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कि आप क्या करें, सबसे पहले ए उसकी यानी लेंथ जैसे यहाँ पे है उसकी लेंथ और बी क्या उसकी विड्थ, यानी लेंथ और विड्थ यानी ए क्रॉस बी, उसकी लेंथ और विड्थ की वैल्यू पुट कर दें, जो भी वेक्टर्स दिए जाए, फिर उनको मल्टीप्लाई कर लें। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो जवाब आए उस जवाब की क्या ले लें, मैग्नीट्यूड ले लें, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ले लें तब भी आपको क्या मिल जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। तो आई होप बेटा यहां तक आपको बात जो है वो क्लियर होगी। तो ये डिफाइन एग्जांपल्स, राइट हैंड रूल और इसकी प्रॉपर्टीज, ये ओवरऑल बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट में जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह।